गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग फिर एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ आए हैं। पिछले क्लास में हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में पढ़े कि वैसा एनर्जी जो न्यूक्लियर रिएक्शन के कारण प्रोड्यूस हो या ऑब्टेंड हो, वैसे एनर्जी को हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं। जैसे न्यूक्लियर फिजन या न्यूक्लियर फ्यूजन दोनों रिएक्शन होता है जिसके कारण हमको एनर्जी मिलता है, तो वैसे एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर एनर्जी। सिंपल सा कल हम लोग बात इस पर किए थे। रिएक्टर में क्या होता है उस सब पॉइंट मैंने लिखा, उसमें समझे। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ है जिसमें हम लोग रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करेंगे, है ना। फिर से तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, जब हम लोग टाइप्स ऑफ एनर्जी की बात कर, सोर्स ऑफ एनर्जी की बात कर रहे थे, तो उसमें रिन्यूएबल सोर्स ऑफ, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की बात कर रहे थे। तो आज हम लोग नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जितने भी बात की हम लोग सब नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी था। राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। उसमें हम लोग पहला पढ़ेंगे सोलर एनर्जी के बारे में, लेकिन उससे पहले कुछ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में क्या क्या है, कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है, उसमें हम लोग बात करते हैं। तो रिन्यूएबल का मतलब ही होता है तो रिन्यू हो जाए, मतलब जो शॉर्ट टाइम पीरियड में वो रिप्लेनिश हो जाए, हाँ, वो फिर से अपना आ जाए और हम गेट कर पाए, तो उसको ऐसे एनर्जी को सस्टेनेबल एनर्जी भी बोलते हैं। रिप्लेनिश हो, सस्टेनेबल हो, है ना, इन एग्जॉस्टिबल हो, जो एग्जॉस्ट मतलब ख़त्म नहीं होने वाला हो। नहीं, ख़त्म तो एक बार बताया था, वीडियो के शुरू में ही बताया था, तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो ख़त्म नहीं हो सकता है, लेकिन जो सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करें, अगर वो ख़त्म हो जाए तो हमारा अस्तित्व नहीं हो रहेगा इस अर्थ में। इसलिए हम लोग इसको मान के चलते हैं कि जब तक है तब तक हम लोग ही हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्टेड फ्रॉम द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, उसमें खासकर सोलर एनर्जी, है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए इसको हम लोग रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में रखें। तो इसमें पहला पॉइंट हमने लिखा है कि ये सस्टेनेबल होता है। जो भी सस्टेनेबल मतलब रिप्लेनिश कर सकते हैं इसको, है ना, इसको कंटिन्यूसली ऑब्टेन कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं, तो ये सस्टेनेबल है। और इमिशन के बाद ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है, यूज़ करते हैं, इससे कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं दिखता। तो इसलिए लिखा है पहला पॉइंट में सस्टेनेबल एनर्जी है सोर्स दैट कम्स फ्रॉम द नेचुरल इन्वायरमेंट। जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हो है वो एनर्जी, जो ज़्यादातर एनर्जी की बात करेंगे जो टाइप्स ऑफ एनर्जी में, वो नेचुरल सोर्स से ही मिलते हैं, है ना, हम अपने से कोई क्रिएट नहीं कर सकते। नेचुरल रिन्यूएबल सोर्स में जो भी लिखा हुआ है वो बोला कि नेचुरल इन्वायरमेंट से हम लोग इसको ऑब्टेन करते हैं, या ये आता है उसके नेचुरल सोर्स। दूसरा अभी बताया कि इनएग्जॉस्टिबल होता है, एग्जिस्टेबल हो सकता है, लेकिन ये नहीं रहेगा कि कोई मतलब नहीं, इनएग्जॉस्टिबल होता है। और वो क्लीन एनर्जी भी माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसका यूज़ करते हैं ना, तो इन्वायरमेंट पे जो इफेक्ट है ना, इन्वायरमेंट पे जो इफेक्ट है वो बहुत कम होता है। बहुत लोगों का डाउट होगा, सर सोलर एनर्जी के साथ साथ बहुत सारे हार्मफुल रेडिएशन भी आते हैं। हाँ, कहते रहे, लेकिन इस पूरे अर्थ पे लाइफ पॉसिबल इसी कारण भी तो है। अगर सोलर एनर्जी नहीं रहे तो लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। तो उसके अगर उसमें थोड़ा सा 0.0001% अगर हार्मफुल रेडिएशन भी आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी नहीं आता, क्योंकि हम लोग ओजोन लेयर, चूँकि हम ही लोग आर्टिफिशियली ऐसा माहौल क्रिएट कर रहे हैं कि जो ओजोन लेयर के बारे में जान रहे हो, ओजोन लेयर हार्मफुल रेडिएशन को अर्थ में आने से रोकता है, और हम लोग उसको पॉल्यूट करके इन्वायरमेंट को, उसमें पोर्स छोटे छोटे छिद्र बन रहे हैं जिसके कारण उससे रेडिएशन आ जाता है। नहीं तो मैग्नेटिक फील्ड हो, जो फिजिक्स में बात किए थे, ये भी सब क्या करता है? हार्मफुल रेडिएशन को आने से रोकता है। तो हमारा अर्थ इस तरह से बना के रखा था अपना, लेकिन हम लोग उसको थोड़ा सा खराब कर रहे हैं। फिर भी बहुत लेस अमाउंट में आएगा तो फर्क नहीं। तो यही बोला क्लीन एनर्जी है, दोज एनर्जी विच कैन नेवर बी डिप्लीटेड, जो खत्म नहीं होने वाला है, डिप्लीटेड। और उसमें बताया कि अब जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, टाइप्स ऑफ
रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, यहाँ पे रिन्यूएबल सोर्स ऑफ, या बैठ गया रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का टाइप है। तो पहला सोलर, दूसरा है विंड, तीसरा है हाइड्रो पावर एनर्जी, या फिर हाइड्रो एनर्जी बोल सकते हो, जियोथर्मल एनर्जी, बायोमास, ओशियन, ओशियन का क्या है, ओशियन थर्मल एनर्जी भी होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ओशियन थर्मल एनर्जी। ये ओशियन थर्मल एनर्जी है, जिसको टाइडल एनर्जी या वेव एनर्जी के फॉर्म में भी हम लोग जानते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड टाइडल एंड वेव एनर्जी। अब इसका एडवांटेज क्या है? तो एडवांटेज में सस्टेनेबल होता है, इनएग्जॉस्टेबल होता है, क्लीन एनर्जी होता है, या आप बोल सकते हो ये क्लीन होगा, है ना, और लोअर इमिशन होगा। जो वैसे कोई भी गैस जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल है, तो हम बोलते हैं ना कि ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट होता है, या ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, या ग्रीन हाउस गैस है, तो इससे वो गैसेस कम निकलते हैं, कम इमिशन होते हैं, लेस अमाउंट होता है, किसी किसी में तो होता है भी नहीं। इसलिए इसमें लिखा कि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है ना, इसके कम होता है, इसके कारण लेस ग्रीन हाउस, शॉर्ट में लिख दिया ग्रीन हाउस गैस, या फिर प्रोड्यूस लेस ग्रीन हाउस गैस, प्रोड्यूसेस लेस ग्रीन हाउस गैस, इसलिए इसका लोअर इमिशन है। कॉस्ट इफेक्टिव होता है कि अगर हम कोल और पेट्रोलियम का, अगर हम बात करें कोल और पेट्रोलियम का, है ना, तो उसका जो कॉस्ट होता है ना, एनर्जी, हीट एनर्जी में कन्वर्ट करने का, या एनर्जी में कन्वर्ट करके यूज़ करने का फॉर्म, वो ज़्यादा कॉस्टली होता है, नहीं, वो ज़्यादा कॉस्टली होता है। तो ये कॉस्ट इफेक्टिव मतलब ये चीपर सोर्स ऑफ एनर्जी है। चीपर मतलब सस्ता, सस्ता सोर्स ऑफ एनर्जी, इसलिए कॉस्ट इफेक्टिव है, यानी कि दिस इज ए चीपर सोर्स ऑफ एनर्जी। चीपर सोर्स मतलब सस्ता, क्या सस्ता एनर्जी, इसलिए इसको बोला कॉस्ट इफेक्टिव। और एम्प्लॉयमेंट तो तुमको पता है, वो चाहे हेल्थ हजार्ड भी कम है, हेल्थ हजार्ड भी अगर यहाँ पे पॉइंट ऐड कर सकते हो, है ना, शरीर पे इफेक्ट, ये स्वास्थ्य पर असर भी कम पड़ता है इसका, ये हेल्थ हजार्ड भी जोड़ सकते हो इसमें। और एम्प्लॉयड क्रिएशन तो है नहीं, एम्प्लॉयमेंट मान लें कि कोल का यूज़ करें या मतलब रिन्यूएबल सोर्स का यूज़ करें या नॉन रिन्यूएबल, एम्प्लॉयमेंट तो दोनों में, तीसरे मैंने उसको नहीं लिखा है, लेकिन हेल्थ हजार्ड के लिए लिख सकते हो कि बेनिफिशियल। तो ये तुम्हारे एडवांटेज है, एडवांटेज है। अगला है, थोड़ा हम इधर इसको बेंड कर रहे हैं ताकि ये फोकस हो जाए इधर, आधे दिख जाए उधर, ठीक, एक मिनट, हाँ दिख रहा होगा, मुझे लगता है कि दिख रहा ही होगा, ठीक है, दिख रहा है ना, चलो दिख रहा है। अब नेक्स्ट है इसका सोलर एनर्जी। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में पहला हमने लिखा था ये सोलर एनर्जी, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ये इसमें सब बात करेंगे, इसमें से ऐसे सब बात करेंगे, उसका एप्लीकेशन भी, सोलर एनर्जी का एप्लीकेशन भी बात करेंगे, कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। तो एक वीडियो में तो पॉसिबल नहीं है, 2-3 वीडियो लगेगा, 2-3 वीडियो लगेगा, इस मतलब सैटरडे तक खत्म हो जाएगा, आज फ्राइडे सैटरडे तक ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो अब सोलर एनर्जी में क्या है कि जो एनर्जी सन से मिलता है, जो भी हम एनर्जी गेट फ्रॉम द सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। और सोलर एनर्जी सन के अंदर कैसे, वो जो सोलर एनर्जी है, यानी कि जो सन से एनर्जी मिल रहा है, वो सन के अंदर एनर्जी कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसके अंदर हम लोग क्या बताए थे कि न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, FUSION वाला फ्यूजन। और कल हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन का भी बात किए थे, तो वहाँ से तुम देख लेना व्हाट इज न्यूक्लियर फ्यूजन। तो वही लिखा है कि एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन इनसाइड द सन। सन के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होने से जो एनर्जी मिलता है उसी को हम लोग सोलर एनर्जी बोलते हैं। इसका अगला पॉइंट है कि जो इंपॉर्टेंट है इसमें सोलर एनर्जी में, अब सन मान लो ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज करता है ईच सेकेंड,
और उसमें से कितना एनर्जी हमारे अर्थ को मिलता है, ये जरूरी है कि अर्थ को कितना एनर्जी मिलता है। मान लो कि तुम घर पे सपोज कि 100 लीटर दूध लाए और घर के लोग 50 लीटर यूज किए, 50 लीटर खराब हो गया, तो ये यूजेबल फॉर्म कितना आया तुम्हारा? 50 ही है। तो मान लो कि एनर्जी प्रोड्यूस कितना मेगा वाट में करे या कोई भी करे पावर जनरेशन, लेकिन उसमें यूज कितना कर रहे हैं, ये जरूरी है। तो इसीलिए ये चीज मैंने पॉइंट पे लिखा है कि जितना प्रोडक्शन होता है सोलर एनर्जी सन से जब वो निकलता है उसका मात्र कितना परसेंट देखना, 4.5 × 10⁻⁸। समझ में आ रहा है? -8%। यानी कि ये जो अमाउंट, ये जो लिखे वर्ड है, इसको -8 करने जाओगे तो ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा? इसके आगे 7 जीरो लगाना पड़ेगा, इसके आगे डेसिमल 0 0 0 0 0 0 जो है कि अप्रॉक्स 7 4 1 2 3 4 5 6 7 7 1 8, ठीक है, ये 8 इतना जूल एनर्जी मान लो मिल रहा है। समझ आ रहा है? अगर वो इतना एनर्जी प्रोड्यूस किया तो उसका कितना पार्ट, इतना पार्ट तुमको मिल रहा है, कितना लेस अमाउंट है। अब फिर भी गर्मी के मौसम में कैसा फीलिंग होता है, सोच के देखो कैसा फीलिंग होता है। मतलब इतने कम अमाउंट ऑफ एनर्जी से हमारा पूरा अर्थ ट्रिगर होता है, पूरा अर्थ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली से इफेक्टेड होता है। नहीं, अमाउंट ज़्यादा बढ़ जाए हीट एनर्जी का सन का तो उसका भी इफेक्ट होने लगता है, कम हो जाए उसका भी इफेक्ट होने लगता है। अभी ठंडा के मौसम में देखो अर्थ से सन का जो डिस्टेंस है ना थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया तो देखो क्या हाल है, सन की एनर्जी यहाँ पे हीट एनर्जी ज़्यादा नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण ये एवरेज है, एवरेज, जिसके कारण कितना ठंड बढ़ गया हमारे यहाँ। तो यही कह रहा है कि इतना लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रिगर होता है, आता है, रिसीव करता है हमारा अर्थ, और उसी से पूरा डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं अर्थ पे मेटाबॉलिज्म या अर्थ पे कोई फिनोमिना होता है। इसलिए तीसरा पॉइंट लिखा है मैंने कि एवरीथिंग ऑन द अर्थ डिपेंड्स अपॉन सोलर एनर्जी, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अगला, ये फिगर के थ्रू, इस पूरे फिगर के थ्रू समझो, ये फिगर के थ्रू ये समझाने की कोशिश किया गया है कि जो ये सन है, ये सन कितना इंपॉर्टेंट है, ये वाला ये सन कितना इंपॉर्टेंट है हमारे अर्थ पे एनर्जी का है, कितना बड़ा सोर्स है, और इसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहाँ कहाँ यूज होता है, ये थोड़ा सा उसी का। तो सन से निकलने वाले हीट जो एनर्जी है, ये हीट एनर्जी, तो लाइट के साथ ही हीट एनर्जी आएगा। तो ये हीट एनर्जी, इसको इसके राइट साइड में लिखा है कि हीट एनर्जी के कारण क्या क्या हो सकता है, ये मतलब। और ये हीट एनर्जी जब लाइट के साथ रहे उसके साथ साथ, तो लाइट जब एनर्जी के फॉर्म में, लाइट एनर्जी के फॉर्म में जब प्लांट पे जाएगा तो उस समय क्या क्या फिनोमिना होगा और उससे क्या क्या इफेक्ट आएगा, वो सब डायग्राम के थ्रू है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, पहले लेफ्ट से ही करो, चलो लेफ्ट से ही करते हैं। लेफ्ट साइड से जब सन से लाइट एनर्जी प्लांट से पड़ता है तो तुमको पता है एक फिनोमिना होता है जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस कितना इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि लिविंग थिंग्स जो भी है, चाहे प्लांट हो एनिमल्स हो, रेस्पिरेशन करेगा, वो रेस्पिरेशन नहीं करेगा तो वो लिविंग नहीं है, और रेस्पिरेशन करने के लिए उसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, इवन कि प्लांट ही क्यों ना हो, आपको पता है, बायोलॉजी में पढ़ाया गया हो। और एनिमल तो छोड़ ही दो, एनिमल तो फोटोसिंथेसिस नहीं करता है, और पता है उसको डायरेक्टली ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। अब यहाँ फोटोसिंथेसिस हो रहा है ना, अगर थोड़ा सा क्या होता है, CO2 लिया इन्वायरमेंट से और H2O ले लिया, वाटर मिनरल्स नहीं बोलते हैं, प्लांट एब्जॉर्ब करता है, और तब यहाँ पे लाइट फॉल किया उसके लिप्स पे, तो एक रिएक्शन होता है C6H12O6 और प्लस O2 गैस रिलीज होता है, यही O2 अमृत नहीं हमारे लिए, आपके लिए, इसके बिना कुछ होना है नहीं। ये है तभी सब पॉसिबल है। तो और ये ग्लूकोज होता है जो प्लांट बनाता है अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए, अपना
अपना अपना जिंदा रहने के लिए, लिविंग हो इसलिए, है ना, इसलिए ग्लूकोज जरूरी है उसके लिए, और ये हम लोग के लिए जरूरी है। उसके लिए भी ये जरूरी है क्योंकि वो भी तो ब्रीथिंग करेगा ही ना, ऐसा तो नहीं कि ब्रीथिंग नहीं करेगा, रेस्पिरेशन का काम तो करेगा ही। तो ये तुम्हारे फोटोसिंथेसिस में होता है। अब देखो, जब ये प्लांट, अभी कोल की बात है कि प्लांट से कोल पे आओ, तो प्लांट्स बहुत पुराने हो जाए या कोई क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसा आया जो फॉरेस्ट दब के ग्राउंड में चला गया, तो कोल प्रोडक्शन होता है, कोल बनता है। तुमको पहले वीडियो में लोग बताया कोल बनता है, और कोल क्या है? सोर्स ऑफ हीट ही। कोल को जला के हम लोग हीट एनर्जी ऑब्टेन करते हैं, तो ये सोर्स ऑफ एनर्जी के काम किया। ये कहाँ से आया? ये सब सिस्टम है तभी तो, नहीं तो नहीं होता। दूसरा, ये कोल से देखो, ये प्लांट है, जो प्लांट प्रोडक्ट है या डायरेक्टली प्लांट का यूज हम लोग गोबर गैस बनाने में करते हैं। गोबर गैस जिसको हम लोग रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी मानते हैं, ये गोबर गैस। ये में इसमें खास, इसे गोबर गैस में मेनली कौन सा गैस यूज करते हैं? रहता है तो मीथेन। क्या रहता है? मीथेन। और इसका केमिकल फॉर्मूला CH4 है। इसके साथ सम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, लेकिन इसके कारण ही ये सोर्स ऑफ एनर्जी का काम करता है, मीथेन गैस। तो ये गैस बनाते हैं। इस गैस का यूज हीट एनर्जी प्रोडक्शन में करते हैं, हीट एनर्जी लेने में हम लोग गेट करते हैं तो गोबर गैस का। अच्छा, प्लांट से भी ले सकते हैं। और देखो, ये एनिमल्स क्या है? एनिमल्स डिपेंडेंट है कहीं ना कहीं प्लांट पे। एनिमल्स अब इतना हर्बीवोरस कार्निवोरस नहीं दिमाग लगाओ, बस बताओ कि मोस्ट ऑफ द एनिमल्स डिपेंड ऑन द प्लांट्स। अब कार्निवोरस कैसे रहेंगे? कार्निवोरस रहेंगे नहीं जब हर्बीवोरस नहीं होगा, सीधा सीधी बात है ना। उसको खाने के लिए तो चाहिए हर्बीवोरस, हर्बीवोरस को खाने के लिए प्लांट चाहिए, प्लांट नहीं रहेगा तो काम खत्म। तो इसलिए एनिमल्स का जो डंग, गोबर जिसको बोलते हैं, वो यूज किया जाता है इसको। और ये गोबर गैस कैसे बनाया जाता है, बात जब अगले क्लास में होगी तो करेंगे, अभी इसका ब्रीफिंग कर रहे हैं। फिर एनिमल से ही ये पेट्रोल, और एनिमल से ही हम लोग पेट्रोल और नेचुरल गैस, जैसे डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स पढ़े थे हम लोग पेट्रोलियम में, तो उससे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस निकालते हैं, है ना। और ये नेचुरल गैस सोर्स ऑफ एनर्जी है, पेट्रोलियम सोर्स ऑफ एनर्जी है। अरे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब जो है ना, ये सब नेचुरल गैस है। पेट्रोलियम में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन वाले सब पेट्रोलियम है, सब बात कर चुके हैं। और एनिमल जो प्लांट खाता है उसको जो एनर्जी मिलता है उसका यूज करते हैं हम लोग मस्कुलर एनर्जी। तो ये सब, ये डाटा वाला दिया है। अब लोग राइट साइड में आ जाते हैं। अब हीट एनर्जी, अब हीट एनर्जी का ये तो हो गया लाइट एनर्जी जाकर प्लांट के साथ और एनिमल के साथ हुआ जो हम लोग सोर्स ऑफ एनर्जी यूज किए। अब यहाँ पे है हीट एनर्जी के कारण क्या क्या हो सकता है। तो देखो, अर्थ का अनइवन होना, अनइवन हीटिंग होना, हाई प्रेशर लो प्रेशर बनना, विंड ब्लो का कारण बनता है। और विंड ब्लोइंग जब होता है तो उसका हम विंड एनर्जी का यूज करते हैं, विंड मिल लगा के उसका यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। तो ये क्या हुआ? हीट एनर्जी के कारण हुआ, है ना, अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ के कारण विंड ब्लो होगा। केमिस्ट्री, सॉरी, ज्योग्राफी में भी इसकी बात है। टाइडल एनर्जी है। अब क्या है कि लैंड एरिया का हीटिंग इफेक्ट और जो ओशियन का हीटिंग इफेक्ट है वो सब अलग अलग है, उसके टेम्परेचर में वेरिएशन होता है। लैंड पहले गर्म हो जाता है दिन के टाइम में, रात में जल्दी ठंडा हो जाता है, तो अनइवन हीटिंग हो जाता है। दिन में समुद्र थोड़ा ठंडा रहता है, रात में थोड़ा इन कंपेरिजन ऑफ लैंड थोड़ा ज़्यादा गर्म रहता है, तो जिसके कारण सी ब्रिज, लैंड ब्रिज की हम लोग बात किए थे तो इसके कारण भी विंड ब्लो होता है। तो कहीं ना कहीं तो हीट ही इफेक्ट कर रहा है ना। और टाइडल एनर्जी, जो ज्वार भाटा, जो लोग टाइड्स जो होते हैं वो सन का और मून का इफेक्ट है, लेकिन ये अनइवन हीटिंग भी उसका एक इफेक्ट है। बहुत ज़्यादा ऊपर तक लहर का उठना, है ना, साइक्लोन का बनना, ये सब ज्योग्राफी में पढ़ना है। तो इसलिए इसमें टाइडल एनर्जी का भी यूज है। अगला है एनर्जी फ्रॉम सी, जैसे वही ओशियन थर्मल एनर्जी जो यहाँ पे कहीं लिखा हुआ, कहाँ लिखे तो ओशियन थर्मल एनर्जी, हाँ, यहाँ ओशियन थर्मल एनर्जी, यहाँ जो टाइप्स पढ़े थे तो वहाँ भी कह रहा है कि
जो सी से ओशियन से जो एनर्जी हम लोग लेते हैं वो भी टेम्परेचर डिफरेंस के कारण होता है। अगला है कि अगला हीट एनर्जी के कारण ही जो वाटर है इवेपरेट होता है, और इवेपरेट होता है, इवेपरेट ऑफ वाटर, इवेपरेशन ऑफ वाटर, और उससे जो एनर्जी हम लोग मिलता है तो वो एनर्जी क्या क्या चीज़ में यूज होता है। तो देखो इवेपरेट होगा, रेन बनेगा, मतलब रेन का फॉर्म आएगा, प्रेसिपिटेशन होगा, तो वाटर बॉडी में फ्लो ऑफ वाटर होगा, और उस फ्लो ऑफ वाटर का यूज करेंगे हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन। नहीं तो ये सब इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि कैसे एक एनर्जी का सिर्फ सन से मिलने वाली एनर्जी का कितने फॉर्म में हम लोग यूज कर रहे हैं और कहाँ कहाँ यूज हो रहा है। ये सन ही पॉसिबल करता है कि अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। इसलिए पहले शुरू वीडियो में अभी स्टार्टिंग में बोला कि सन डायरेक्टली इनडायरेक्टली ट्रिगर करता है अर्थ पे एनर्जी को, और जिसके कारण लाइफ पॉसिबल है। तो हम लोग अगले दिन इस सन के सोलर एनर्जी के बारे में थोड़ा और भी डिटेल में 1 by 1 करके पढ़ने की कोशिश करेंगे। जैसे बायोमास के बारे में आपकी बुक में है, बायोगैस के बारे में बुक में है ना। उसके बाद विंड मिल के बारे में, विंड एनर्जी के बारे में है उसमें। तो ये सब चीज़ है, फिर 1 by 1 करके रिन्यूएबल सोर्स में जो इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और नोट्स बना लेना है, सबका नोट्स बनाना है नोट्स की कॉपी में, ये नहीं कि छोड़ देना है। हैव अ नाइस डे।